का उद्बोधन जो पिछले वर्ष कोसोडुमा समूह पर अपने उद्बोधन दिए थे। लीजिए हमारे बीच दादा BL कोराम साहब। हेलो, हाँ क्षमा करेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य की गड़बड़ी से मैं नहीं हो पाता, वीकनेस भी है, 75 क्रॉस हो चुका है तो परेशानी है। आज आमूल कोर्ट की इस धारा में गोंडवाना सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम कुमरे जी और लगभग द्वितीय सत्र की भी उपस्थिति हो गई है। इस सत्र में उपस्थित हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक जी मरकाम जी, श्री श्याम सिंह मरकाम जी और हमारे पूर्व फतेह बहादुर सिंह जी, उनको अवसर देना था। फतेह बहादुर से बाद में बोलना पड़ेगा फतेह बहादुर से, अब फतेह बहादुर को बोलवाना था। फतेह बहादुर ठीक है, हाँ जी जी। ये अभी आपके जो प्रथम सत्र में, हाँ दोबारा जो आप लोगों ने बड़े तन्मयता से प्रवचन को सुना या जो भी अभिकथन को आपने सुना, उसमें मेरे मतानुसार सबसे सार गर्भित जो बातें डॉक्टर टेकाम नारायण टेकाम ने जो बताई है, उसको आप बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे और उन्होंने जिस तरह के उदाहरण आपके समक्ष रखे कि दादा हीरा सिंह मरकाम का जो मल्टीपल जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को किस तरह से ग्रामीण स्तर पर हमको ला करके स्थापित करना है। मैं तो चाहता हूं कि टेकाम जी इसकी रूपरेखा तैयार करें और TRC के बारे में वो कुछ बातें कह रहे थे। TRC को ग्रामीण क्षेत्र से विकसित करें। 1 to 10 फार्मूला के संबंध में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो यही कि ग्रामीण क्षेत्र को हमको तैयार करना। ग्रामीण क्षेत्र को तैयार करेंगे तो अपने आप 1 to 10 अपने आप बन जाएगा। डायरेक्ट 1 to 10 पर जाने में थोड़ी कठिनाई हो रही, तो ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने जो बरार वाला जो शब्द उन्होंने रखा, जिसको अपन मोटे तौर पे अपन उसको चंदा कहते हैं, उसको बरार भी कहते हैं, उस बरार का वो खरवन एक शब्द का उपयोग किया उन्होंने, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में एकत्रित करके ग्राम को मजबूत करने के लिए जो आर्थिक उपक्रम बनाए जाते हैं, उस पर उन्होंने बड़े विधिवत ढंग से कहा। और उनके संबोधन के बीच में मुझे एक उदाहरण उनको देना था, दे नहीं पाया, वो देते बनता था कि मीडिया पर आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ब्राजील में एक ऐसा आदिवासी ट्राइब लोगों का एक गोंदेला या समूह या एक जमाव रहता है जो कि वस्त्रहीन रहता है और वस्त्रहीन है, और वो ट्राइब जो है आज के जो तथाकथित सभ्य समाज लोगों को वहाँ घुसने नहीं देता है। और मैं समझता हूँ वहाँ पर कोई न पुराविद गए हैं न इतिहासविद गए हैं, वो ब्राजील के आदिवासी जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ना उनको कपड़ों की आवश्यकता है, न जूतों की आवश्यकता है, न खाना पकाने की आवश्यकता है।
सारा काम कंदमूल, जड़ी बूटी और शिकार से ही अपना काम चला लेते हैं। इस तरह के उदाहरण वो डॉक्टर टेकाम आपके सामने रख रहे थे। वो ये बातें मैं भी उनको कह सकता था, नहीं कह पाया। ये बहुत अच्छे थे। अब तक के उद्बोधन में मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ उद्बोधन उनका रहा है। और उन्होंने जो रूपरेखा बताई है, जिसमें दादा मरकाम के जो सर्वांगीण विकास की जो बातें आती हैं, यानी चहुमुखी विकास की बातें हैं, उसकी रूपरेखा उन्होंने बड़े, यानी एक समाज में एक भयावह स्थिति जो आने वाली है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उसका कैसे निपटारा किया जा सकता है, इस संबंध में वो विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे थे। बड़ा मुझे बहुत ही वो अच्छा लगा और मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ उनका उद्बोधन है। मैं ये प्रथम सत्र का उद्बोधन रहा है और मैं मुख्य अतिथि था, तो मुझे भी मैं कुछ विशेष बातें नहीं कहूँगा और अनेक स्थानों पर भी मैं इस तरह से कहूँगा। अभी हम बीच में आसाम गए थे और आसाम में वहाँ पर एक देवी का स्थान है, वहाँ पर जाने का अवसर मिला हमारी टीम को, जिसको हम राजबाड़ी कहते हैं। और वहाँ हमारे बीच के लोगों ने पूजा अर्चना की। देखिए कितनी संयोग की बात है कि आसाम में जो देवी स्थापित है राजबाड़ी, वही देवी गढ़ा मंडला में राजेश्वर के नाम से स्थापित। देखिए कितने महत्वपूर्ण, कितना सामंजस्य। वो राजबाड़ी है और ये राजेश्वर जो गढ़ा मंडला की कुल देवी। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा जाता है कि हमारा जो तथाकथित गोंडवाना का जो धार्मिक व्यवस्था है, गढ़ा मंडला तक सीमित नहीं था, आसाम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ तक भी था, जो मैं अपनी आंखों से देख करके आया। और इस बात का वहाँ प्रमाण, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ टूटे फूटे पड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में दो चीजें मुझे देखने को मिली। एक तो हमारा गोंडवाना का जो राज चिन्ह है, हाथी के ऊपर शेर की सवारी, और दूसरा जो शिलाखंड का दरवाजा बना है, उस दरवाजे के गेट पर जिस आकृति को उन्होंने बनाया है, वो आकृति को मैंने उसको हमारे प्रथम शंभु, जिसको हम कोसोडुम कहते हैं, कोसोडुम की आकृति, कोसोडुम की आकृति की विशेषता ये कि उनका रौद्र स्वरूप प्लस उनके दांत जो है बाहर निकले हुए, दांत जो है मुंह के बाहर ऐसा निकले हुए, राउंड लेते हुए निकले हुए हैं। ऐसा चित्रण आसाम के हम उसको राजबाड़ी में देखने को मिला। जो हमारे प्रथम शंभु जो रहे होंगे यहाँ पचमढ़ी में, पंचमढ़ी में, वो वहाँ से वहाँ कनेक्टेड थे। तो ये गोंडवाना का के संबंध में मैं अनेकों मर्तबे कह चुका हूँ और कहता रहा कि कर्नाटक में जो केकरी नारायण राव ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि गोंडवाना का जो चार पहिए हैं, गोंडवाना के जो चार पहिए हैं या चार स्तंभ हैं, साहित्य, धर्म और भाषा, और चौथा ये पुरातात्विक साक्ष्य, उसमें ये तीनों, आपकी भाषा भी रेत की घड़ी की तरह रह रही है, आपका साहित्य अभी शुरू हुआ है 1980 के आसपास में, पहले कोई साहित्य नहीं। धर्म और संस्कृति
वो भी दूसरे प्रभाव में जाता दिख रहा है। लेकिन गोंडवाना को जो केकरी नारायण राव जो प्रोफेसर थे बेंगलोर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पष्ट कहा गोंडवाना को अगर कोई चीज रोक के रखा है, केवल एक ही चीज रोक के रखा है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य के भरोसे ही गोंडवाना टिका। अगर ये पुरातात्विक साक्ष्य हटा दिया जाए या उसको नकार दिया जाए तो गोंडवाना की जो आधारशिला है अपने आप धराशायी हो जाए। केकरी नारायण राव ने अंग्रेजी में कहा कि गोंडवाना का ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का जो साक्ष्य है वो रसातल तक गया हुआ है, इतना गहरा गया हुआ है कि गोंडवाना के एक पैर में गोंडवाना का एक टेबल खड़ा हुआ है जिसको कोई नकार नहीं सकता। उसका साक्ष्य सर्वप्रथम पहला साक्ष्य आता है, किसमें आता है? द स्टोरी ऑफ गोंडवाना में पहला साक्ष्य आता है, जिसमें डी चैटरटन ने क्या कहा है? पुरातात्विक साक्ष्य जो सबसे बड़ा धरोहर आपका कहा है कि हाथी के ऊपर शेर की सवारी का चित्र गोंडवाना स्टोरी ऑफ गोंडवाना के पहले पन्ने पर दर्ज है। कोई राइटर ने लिखा है आज तक, जितने भी राइटर आए हुए हैं कोई लिख नहीं पाया है कि गोंडवाना का कोई पुरातात्विक साक्ष्य है क्या। लेकिन जो विदेश से आया था डी चैटरटन, नागपुर में बिशप था, उसने 1913 में किताब लिखी स्टोरी ऑफ गोंडवाना, और उसके पहले पन्ने पर उसने छापा कहाँ ये जो बैहर में जो हाथी के ऊपर शेर जो चढ़ा हो के जो राज चिन्ह है, उसकी फोटो उस 1913 की उस फोटो के प्रथम पन्ने पर, स्टोरी ऑफ गोंडवाना के प्रथम पन्ने, और कहा है कि यही गोंडवाना का पुरातात्विक साक्ष्य है जो कि रसातल तक गया, इसको कोई टाल नहीं सकता। और दूसरा जो साक्ष्य आपका जो बनता दिख रहा है वो है डॉक्टर मोतीराव कंगाली की किताब। कौन सी किताब? डॉक्टर मोतीराव कंगाली की किताब। कोयापुनेम तो है ही है, दूसरी किताब जो डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज, डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज। इसमें यही बात कही गई है कि जो एक पुरातत्व, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं वह मोतीराव कंगाली ने अपनी किताब में इसको उकेर करके रख दिया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सील और सिक्के हैं उसको केवल और केवल गोंडी में ही पढ़ा जा सकता है। उसका समर्थन फेयर सर्विस महोदय, जर्मन राइटर, उन्होंने भी कह दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सील सिक्के हैं उसको पढ़ने के लिए पढ़ने वाले को प्री द्रविड़ियन लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। प्री द्रविड़ियन कहता है यानी द्रविड़ पूर्व की भाषा, द्रविड़ों की जो भाषा है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इसको बोलने वाले भाषा के पूर्व जो प्रचलन में जो भाषा थी उस भाषा का जानकार ही सिंधु घाटी की लिपि की सभ्यता को पढ़ सकता है। तो पूर्व में भाषा कौन थी? गोंडी भाषा सर्व भाषा की जननी, समस्त भाषा की जननी है। और इस भाषा के जानकार के धुरंधर विद्वान डॉक्टर मोतीराव कंगाली थे और उन्होंने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि यह जो किताब जो सील सिक्का जो वहाँ पाया गया है और उसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ना, जब गोंडी में पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? आल कोया पारी पहानी मुठवा पोया, यह हमारा मुठवा पोया है।
इसको आज तक कोई पढ़ नहीं सकता। ये पुराना साक्ष्य है, इस साक्ष्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। गोंडवाना केवल इसी पर टिका है। मुझे रायपुर में बोलने का अवसर शासन की ओर से बुलाया गया था। मैं शासन की ओर से निमंत्रण पर रायपुर के ट्राइबल विभाग में जब गया था, तो मैंने वो मेरे से चाह रहे थे कि गोंड समाज के लोग कैसे गाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, इस पर कुछ बोलिए। मैंने कहा श्रीमान जी, गोंड समाज हमारा क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे जीता है, इसको बोलने के पहले आपको सबसे पहले ये मान्यता देनी पड़ेगी कि हाथी के ऊपर शेर की जो सवारी है वो गोंडवाना का राज चिन्ह है। ये मान्यता हमको पहले दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। पहले आप हमको स्थापित कीजिए। हमको स्थापित किए बिना ही आप हमको सारे ट्राइब्स की तरह अगर समेट दोगे तो गोंडवाना का जो अस्तित्व है, जो उसका जो कहना चाहिए जो सर्वोत्तम पार्ट है, वो समाप्त हो जाएगा। तो सर्वोत्तम पार्ट क्या है? सर्वोत्तम पार्ट ये है कि आप गोंडवाना की पहचान को स्थापित कीजिए। और गोंडवाना की पहचान को स्थापित करने के लिए राज्य शासन, मैंने छत्तीसगढ़ शासन को निवेदन किया था कि राज्य शासन इस बात का प्रमाण जारी करे कि हाथी के ऊपर शेर की जो सवारी है यह गोंडवाना का राज चिन्ह है। ये बातें मैं रायपुर के उस कार्यक्रम में मैंने संबोधित किया था। और मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इन्हीं दो बिंदुओं पर ही बातें कहना चाह रहा था कि गोंडवाना की जो अस्तित्व है वो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही खड़ा है। बाकी न भाषा आपकी चल रही है, भाषा को तो उन्होंने कहा कि रेत की घड़ी की तरह फिसलती जा रही है। जिस तरह रेत की घड़ी फिसलती हुई भाषा फिसलती जा रही है। साहित्य भी दमदार जो है अभी आने शुरू हुआ है। 80 के पहले कोई साहित्य ही नहीं था। और साहित्य संस्कृति, चलो कोई पार्टी आ रही है, ठीक है। मैं इतना ही कह करके अपना उद्बोधन समापन करता हूँ। जय श्री राम, जय बड़ा।